नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस सूची के आते ही राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष नजर आने लगा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इसी असंतोष की वजह से बीजेपी के कई नेताओं ने हाल ही में पार्टी छोड़ दी। इनमें एक वर्तमान विधायक और 3 पूर्व विधायक शामिल हैं। बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं की शिकायत है कि पार्टी अपने लोगों को महत्व नहीं दे रही है और विधानसभा चुनाव से पहले अन्य दलों से आए और लोगों को टिकट दिया जा रहा है। पार्टी की लिस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक बीजेपी नेता कहते हैं, हमें दुख है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं पर भरोसा जताया है। अभी तक घोषित किए गए 66 उम्मीदवारों में आधे से ज्यादा अन्य पार्टियों से आए हैं। वहीं सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व विधायक लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुड्डू शामिल हैं। पिछले हफ्ते बीजेपी विधायक केदार हजारा और बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू के रमाकांत रजक ने भी पार्टी बदली है। आपको बता दें कि साल 2014 में लुइस मरांडी ने दुमका में हेमंत सोरेन को हराया था। इसी चुनाव में उन्हें 5262 वोटों से जीत हासिल हुई, लेकिन वो 2019 में उनसे 13000 वोटों से हार गए थे। बहराइच में हुई हिंसा के बाद अब दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। महेसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत कई पर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें दंगा भड़काने, विधायक की गाड़ी पर हमला करने, बवाल करने, हमला करने, आग लगाने और फायरिंग करने के आरोप हैं। भारत समाचार से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि अगर गाड़ी का शीशा बंद नहीं होता तो उनके बेटे की कनपट्टी पर गोली लगती। अगर चूक होती तो बड़ा हादसा होता। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार और विधायक के बयान और उनके एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। विधायक ने एफआईआर में जिलाधिकारी मोनिका रानी और सीएमओ को गवाह के तौर पर पेश किया है। तहरीर में डीएम और सीएमओ की घटनास्थल पर मौजूदगी का जिक्र किया गया है। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर से महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान पुणे ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को 5 करोड़ रुपए जब्त किए। खेड़ शिवपुर प्लाजा के पास एक कार से कैश जब्त की गई है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के एक विधायक की कार से कैश जब्त की गई है। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक की गाड़ी से 15 करोड़ रुपए जब्त की गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि पुणे में 2 गाड़ियों से 15 करोड़ रुपए मिले हैं। एकनाथ शिंदे जो पैसा दे रहे थे उसका पहला किस्त जा रहा था। विधायक के लोग गाड़ी में थे, लेकिन एक फोन कॉल आने के बाद ही गाड़ी को छोड़ दिया गया था। राज्य के कई विधायकों को 15 करोड़ दिए जा रहे हैं। इसके अलावा शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव की पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर 25 करोड़ रुपए दिए जाने की चर्चा है। पैसों का वीडियो पोस्ट कर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। यह वीडियो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते चुनाव आयोग, मीडिया व न्यायपालिका में रीढ़ बची हो। वक्फ बिल के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में एक बार फिर मंगलवार को हंगामा हुआ। इस मीटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच तीखी झड़प हुई। बैठक के दौरान हाथापाई होने के बाद इसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल उठाकर मेज पर मारी और गलती से खुद को चोटिल कर लिया। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उन्हें एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता संजय सिंह मीटिंग रूम में वापस ले जाते हुए देखे गए। अब उन पर एक्शन हुआ है। वो अगली जेपीसी की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बता दें, अगस्त महीने में सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति जांच कर रही है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। घटना के समय समिति जजों और वकीलों के एक ग्रुप की राय सुन रही थी। इस बीच कल्याण बनर्जी उठकर बोलने लगे। उनके बोलने पर बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय ने कड़ी आपत्ति जताई। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ बहस हो गई। बाद में बनर्जी चोटिल हो गए। अब इस मामले पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एनआई से कहा कि घटना को लेकर हमने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अवगत करा दिया है। इतनी बड़ी घटना थी कि हमें पहली बार मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। पूरी बोतल टूट गई। जगदम्बिका पाल से सवाल किया गया कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि आपका रवैया पक्षपात वाला है।
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा रवैया पक्षपात वाला है तो क्या उन्होंने मेरे खिलाफ स्पीकर को लिख कर दिया है। भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक बीते साल जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी। उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी धरने का हिस्सा थे। धरने के दौरान ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। साक्षी मलिक कई बार यौन शोषण की बात करते हुए भावुक हुई थी। उस समय सभी को लगा कि वो जिन रेसलर्स की बात कर रही हैं उनके बारे में सोचकर भावुक हो रही हैं। हालांकि साक्षी मलिक की किताब की माने तो वो अपने साथ बीती बातों को याद करके भावुक हो रही थी। साक्षी मलिक की जीवनी विटनेस जोनाथन सिल्वराज ने लिखी है। इस किताब में साक्षी मलिक अपने जीवन से जुड़े कई बड़े खुलासे कर रही हैं। इसी किताब में साक्षी ने बताया कि साल 2012 में ब्रजभूषण ने उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की थी। इस घटना से बाहर आने में उन्हें 4 साल लग गए। साक्षी मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया था। साक्षी ने किताब में लिखा कि ब्रजभूषण ने मेरे माता पिता से बात कराई। जब मैं अपने माता पिता से अपने मैच और मेडल के बारे में बात कर रही थी तो सोच रही थी कि शायद कुछ गलत नहीं होगा, पर जैसे ही कॉल कटी उसने मेरा यौन शोषण करने की कोशिश की। मैं उसके बिस्तर पर बैठी थी, मैंने उसे धक्का दिया और रोने लगी। साक्षी मलिक के हवाले से किताब में आगे लिखा गया है, वो पीछे हो गया। उसे समझ आ गया था कि मैं वो नहीं करने वाली हूँ जो वो चाहता है। वो कहने लगा कि उसने पापा जैसे मुझे बाहों में लिया, लेकिन मैं जानती थी वो ऐसा नहीं था। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आई और रोने लगी। रेसलर साक्षी मलिक ने रेसलर्स प्रोटेस्ट को लेकर बबीता फोगाट पर आरोप लगाया। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट के लिए उकसाने की बात कही। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के मुताबिक बबीता का इरादा भारतीय कुश्ती संघ की अध्यक्ष बनने का था। साक्षी ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में बबीता को लेकर दावा किया कि वो ब्रजभूषण सिंह को हटाकर WFI के अध्यक्ष बनना चाहती थी। उन्होंने कहा यह प्रोटेस्ट कांग्रेस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। बीजेपी हरियाणा के 2 लीडर्स ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई थी, बबीता फोगाट और तीरथ राणा। बबीता ने हमें अप्रोच किया था। बबीता के मन में लालच था कि वो ब्रजभूषण की जगह WFI की प्रेसिडेंट बने। बबीता ने कई पहलवानों के साथ एक मीटिंग रखी थी। उन्होंने सारे रेसलर्स को बुलाया था। साक्षी ने आगे कहा कि लेकिन ये आंदोलन पूरी तरह बबीता के कहने पर नहीं था। हमें भी फेडरेशन के अंदर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जानकारी थी। हमें भी वही लगता था कि अगर फेडरेशन की चीफ एक महिला खिलाड़ी होगी तो इससे काफी बदलाव आएगा। हमें लगा कि वो एक अच्छी खिलाड़ी रही है तो वो हमारे संघर्ष को समझेगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस तरह हमारे साथ खेल कर जाएंगी। हमें तो लगा था कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेंगी और एक रेसलर के तौर पर आवाज उठाएंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला बीजेपी अब यूपी उपचुनाव में अपनाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जीतना एक चुनौती की तरह है। ऐसे में आरएसएस की ओर से बीजेपी को इस चुनाव के लिए पूरी मदद मिलने की संभावना है। चर्चा है कि मोहन भागवत और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात के बाद एक रणनीति बनाई जाएगी जिस पर सभी कार्यकर्ताओं को ग्राउंड जीरो तक काम करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बीजेपी ने हरियाणा में भी अपनाया था। भारत और चीन के बीच सीमा पर निगरानी को लेकर हुए समझौते की रिपोर्ट की चीनी विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि कर दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस मामले में प्रगति की पुष्टि करते हुए कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन और भारत की कूटनीति और सैन्य स्तर पर करीबी बातचीत जारी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पक्ष जरूरी मुद्दों पर समाधान तक पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक तरीके से देखता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस समाधान को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए चीन अगले चरण में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। उनसे ये सवाल भी किया गया कि क्या रूस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के पीएम मोदी के बीच मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसकी जानकारी साझा की जाएगी। इससे पहले सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर पीएम मोदी सोल में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने मंगलवार को रूस के कजान पहुंचे हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में रूस की मेरी 2 यात्राएं हमारे घनिष्ठ समन्वय और गहरी मित्रता को दिखाती हैं। जुलाई में मॉस्को में हमारे वार्षिक शिखर सम्मेलन ने हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को मजबूत किया है। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी विशेष पहचान बनाई है और अब दुनिया के कई देश इससे जुड़ना चाहते हैं। मैं कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर मैं लगातार आपके संपर्क में रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र स्थापना का पूरा समर्थन करते हैं।
हमारे सभी प्रयासों में मानवता को प्राथमिकता दी जाती है। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पुतिन ने भी आभार जताया और रिश्ते और मजबूत करने की बात कही। जम्मू कश्मीर की गांदरबल पुलिस ने वहां काम कर रहे बाहरी मजदूरों को इलाकों को खाली करने के लिए कहे जाने से जुड़ी खबरों को गलत बताया। पुलिस के मुताबिक ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। गांदरबल पुलिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने और उनके जीवन यापन के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, बीते रविवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग के पास आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला तब किया जब गांदरबल में सोनमर्ग इलाके के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट आए थे। भारत ने फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए UNRWA के तहत मदद भेजी है। इस मदद की पहली खेप में भारत ने 30 टन भोजन और दवाइयां भेजी हैं। मंगलवार को रवाना हुए पहले खेप में कई जरूरी और आम दवाओं के अलावा सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और हाई एनर्जी बिस्किट भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी बेरूत में इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में 24 लोगों के घायल होने की बात भी कही है। लेबनान के मुताबिक ये हवाई हमला दक्षिणी बेरूत में मौजूद मुख्य सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है। हॉस्पिटल के सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ऐसा लगता है कि हवाई हमला रफीक हरीरी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की कार पार्किंग में हुआ है। यह हवाई हमला सोमवार शाम को दक्षिण बेरूत में हुए 13 हवाई हमलों में शामिल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।